चलिए नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा, भारत में राजपूत काल। भारत में राजपूत काल। देखिए अभी हमने थोड़ी देर पहले जो त्रिपक्षीय संघर्ष था वहां पे क्या पढ़ा कि इस एरिया में कौन से वंश का शासन था, गुर्जर प्रतिहार वंश का। ये जो पूरा एरिया था शुरुआत में चालुक्यों का शासन था, फिर कौन आ गए यहाँ पे, राष्ट्रकूट आ गए, और इस एरिया में पाल वंश आ गए। ठीक है, गुप्तों के या गुप्तोत्तर काल में कुछ छोटे छोटे जो वंश थे उनके सामंत हुए थे और बाद में इन्होंने अपना स्वतंत्र साम्राज्य स्थापित कर लिया था। ये जो स्थिति है लगभग 600 ईसा से लेकर के 800 ईस्वी के बीच में ये स्थिति चल रही थी कि कोई भी राजा के जो सामंत होते थे अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लेते थे। उसके बाद में क्या हुआ कि यहाँ पे लगभग दिल्ली वाले एरिया में एक नए वंश का उदय हुआ जिसको कि हम कहते हैं राजपूत वंश। और यही जो राजपूत है आगे चल करके अलग अलग एरिया को कैप्चर करते हैं युद्ध के द्वारा और भारत भर में कई सारे अलग अलग राजपूत वंश स्थापित होने लगते हैं। ठीक है, इसमें से सबसे पहला नोट कर लीजिएगा, बाद में आगे चल करके हो जाएगा, शुरुआत में नहीं था। अच्छा ये गोला मैंने थोड़ा बड़ा बना दिया, मैंने कहा ना हिस्ट्री थ्रू मैप्स, उसको देखिएगा, मैप में एग्जैक्ट पिन पॉइंट बॉर्डर मिलेगा आपको कि कहाँ से कहाँ तक राजपूतों का एरिया था, कहाँ से कहाँ तक राष्ट्रकूटों का, चालुक्यों का एरिया था। उसमें एक प्रॉपर मतलब आपको बॉर्डर एरिया दिखाई देगा। ठीक है, जैसे कि इसमें कलर से मार्जिन किया हुआ है ना, ये गुप्त वंश है, ये बाकी का दूसरा वंश था। जैसे कि हाँ ये वाला गुप्त एरिया के गुप्त के लिए है और बाकी के लिए ये कुछ पॉइंट दिए गए हैं। ये प्राचीन भारत के सिटीज़ को बताया गया है और उसके बाद में ये मॉडर्न इंडिया के सिटीज़ को बताया गया है। उसी तरीके से वो जो किताब है वो बहुत अच्छा एक सोर्स है पढ़ने के लिए। मैं किसी दिन अगर मिला ना तो मैं क्लास में रेफ़र करूँगा, एक बार पूरा स्टोन एज से लेकर के वापस मॉडर्न हिस्ट्री तक हम उसी से एक बार रिवाइज करेंगे। ठीक है, इंडिया थ्रू मैप्स या इंडियन हिस्ट्री थ्रू मैप्स करके, वो PDF अगर मिल जाएगा तो आप बताइएगा। ठीक, राजपूत काल में लिखिएगा सबसे पहला पॉइंट, कल्हण की राजतरंगिनी में, कल्हण एक लेखक है, इनकी एक फेमस किताब है राजतरंगिनी। कल्हण की राजतरंगिनी में भारत में 36 राजपूत कुलों का वर्णन मिलता है। भारत में 36 राजपूत कुलों या 36 राजपूत वंशों का वर्णन मिलता है। अलग अलग एरिया को जीतने वाले 36 राजपूत वंशों का वर्णन मिलता है। कल्हण की राजतरंगिनी में भारत में 36 राजपूत वंशों का वर्णन मिलता है। हाँ, ये राजतरंगिनी शायद संस्कृत में थी। नहीं, संस्कृत में नहीं है, ये शायद हिंदी में ही है। राजतरंगिनी हिंदी में ही थी, क्योंकि ये काफ़ी बाद का समय है। लगभग आप एक टाइम के हिसाब से भी आप इमेजिन कर पाओगे, जो 600 BC से लेकर के लगभग 300-400 BC के टाइम तक का जो समय था वहाँ पे पाली प्राकृत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। उसके बाद में जो उसके पहले का समय था 600 BC के पहले का समय, संस्कृत में मिलेगा ज़्यादातर चीज़ें, और 300-400 AD से लेकर के लगभग 600 AD तक का समय वापस से बहुत सारी बुक्स जो है वो संस्कृत में मिलेंगे। और उसके बाद में 700-800 से बाद का जो इतिहास है वो हिंदी में मिलना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब वो कई बार
मतलब डिपेंड करता है कि वो कौन से एरिया में है। जैसे मगध वाले एरिया में होगा तो कई बार मगधी भाषा में ही लिखा गया होगा। अपभ्रंश का भी बहुत यूज़ हुआ है। धीरे धीरे वो चीज़ पूर्व मागधी से लेकर के उत्तर मागधी और धीरे धीरे अपभ्रंश होते होते फिर हिंदी का विकास हुआ है। तो लगभग 1200 ईसा के बाद का जो हिस्ट्री है या उसके बाद की जो किताबें हैं वो हिंदी में मिलनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है। गुप्त काल लगभग 300-400 BC से लेकर के लगभग 200 AD के आसपास का समय होगा गुप्त काल। हाँ, क्योंकि उस टाइम पे जो कई और दूसरे जो राजवंश का उदय हो रहा था, जैसे कि सातवाहन वंश हो गए या उसी टाइम पे एक और पुष्य शुंग वंश हो गया, ये सभी कट्टर ब्राह्मणवादी थे और ब्राह्मण धर्म जो है वो ज़्यादा करके संस्कृत को फॉलो करते हैं। तो उस समय के जो इतिहास है वो संस्कृत में लिखे गए हैं। ठीक, इसमें लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, कालक्रम की दृष्टि से गुर्जर प्रतिहार पहला राजपूत वंश था। कालक्रम की दृष्टि से गुर्जर प्रतिहार कहाँ पे थे ये लोग? गुजरात राजस्थान वाले एरिया में। गुर्जर प्रतिहार पहला राजपूत वंश था। ठीक, इसके बाद में जो नए राजपूत वंश निकल करके आए उनका नाम लिखते चलेंगे और उनके बारे में जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनको देखते चलेंगे। सबसे पहला राजपूत वंश के अंदर सबसे पहला राजवंश लिख लीजिएगा, सोलंकी वंश। सोलंकी वंश, हाँ हाँ, राजपूत एक राजपूतों की एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है, उसके अंदर अलग अलग राजवंश हैं। ठीक, ये सभी राजपूत ही कहे जाएंगे पर वो सरनेम अपना अलग लिखेंगे। जैसे कि आज के टाइम पे सभी हिंदू के अंदर बहुत सारी अलग अलग कम्युनिटी है, वैसे ही राजपूत के अंदर ये बहुत सारी अलग कम्युनिटी है, कह सकते हैं अलग राजवंश हैं। सबसे पहला है सोलंकी वंश। लिखिएगा इनके बारे में पहला पॉइंट, इन्होंने गुजरात में अन्हिलवाड़ को अपनी राजधानी बनाया। इन्होंने गुजरात में अन्हिलवाड़ को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, राजधानी इंपॉर्टेंट है। लगभग हर एक वंश के बारे में, राजपूत वंश में इनकी राजधानी इंपॉर्टेंट है, राजधानी याद रख लेंगे, इतना पर्याप्त होगा कम से कम। उसके बाद में सेकंड प्रायोरिटी रहेगा कि एक दो राजाओं के नाम और उनके महत्वपूर्ण कार्य याद रह जाएं। ठीक, अन्हिलवाड़ को राजधानी बनाया। नेक्स्ट पॉइंट, ये जैन धर्म के संरक्षक थे। ये जैन धर्म के संरक्षक थे। अभी भी आपको ज़्यादातर के जो गुजरात और राजस्थान वाला एरिया है, यहाँ पे बहुत सारे जैन समुदाय की पॉपुलेशन ज़्यादा मिलती है। यहाँ पे जैन समुदाय के लोग ज़्यादा हैं यहाँ पे। ये जैन धर्म के संरक्षक थे। ठीक, अब जो महत्वपूर्ण राजा हुए इस वंश में उनका नाम लिखिएगा। सबसे पहला नाम लिखिएगा भीम प्रथम। भीम प्रथम इंपॉर्टेंट राजा है, संस्थापक एक मल्ल राज करके थे, इंपॉर्टेंट नहीं है। जो महत्वपूर्ण राजा है उनमें सबसे पहला है भीम प्रथम। भीम प्रथम सोलंकी वंश का पहला महत्वपूर्ण राजा था भीम प्रथम। लिखिएगा इसमें, इनके समय में, अभी बस लिख लीजिएगा, इसको हिस्ट्री में ना फिर से कनेक्ट करना पड़ेगा आपको। जब महमूद गजनवी के बारे में पढ़ेंगे तो वापस से इस पॉइंट को कनेक्ट करेंगे। अभी लिख लीजिएगा, इनके समय में 1025-26 में, इनके समय में 1025-26 में महमूद गजनवी द्वारा
महमूद गजनवी द्वारा सोमनाथ मंदिर पर, गुजरात में है, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया गया। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया गया। ठीक है, इतिहास में वर्णन मिलता है ना, सोमनाथ मंदिर को कितने बार लूटा गया? 15, 16, 17 कुछ मिलेगा आपको, लगभग 16 बार लूटा गया। उसके बाद में 17वें बार में जो आक्रमणकारी थे उनको पराजित होना पड़ा था। ठीक है, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, इनके समय में एक नाम हमने पढ़ा था, माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर, जैन मंदिर है, उसका निर्माण इन्हीं के समय पे हुआ था। लिखिएगा, इनके समय में माउंट आबू के दिलवाड़ा जैन मंदिर का निर्माण किया गया। इनके समय में माउंट आबू के दिलवाड़ा जैन मंदिर, हाँ राजस्थान में है। वैसे ये शासन आप गुजरात में पढ़ रहे हो, लेकिन ये जो अनिलवाड़ है ये गुजरात में है, और इनका जो एरिया था वो मतलब अभी के हिसाब से जो बॉर्डर हम देखते हैं वैसा बॉर्डर नहीं था, ये ओपन बॉर्डर होता था, मतलब कभी ज़्यादा मिल जाएगा कभी कम मिल जाएगा, ऐसा मिलेगा आपको। ठीक है, तो हालांकि ये गुजरात में ज़्यादा करके इनका एरिया था, पर इनका कुछ हिस्सा राजस्थान तक भी फैला हुआ था। ठीक है, इसमें दो बातें बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो गजनवी का आक्रमण, मतलब सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण, और दूसरा था माउंट आबू में जैन मंदिर का निर्माण। ठीक है, नेक्स्ट, अनिलवाड़ गुजरात में है, और ये जो दिलवाड़ा का जैन मंदिर है ये आपके माउंट आबू मतलब राजस्थान वाले एरिया में आ जाएगा, अरावली पर्वत पर। नेक्स्ट राजा का नाम लिखिएगा, जय सिंह। इस वंश के अगले राजा हैं जय सिंह। हाँ, इसलिए मैंने कहा कि जब आक्रमण पढ़ेंगे तो वापस से वो पूरी स्टोरी रिलेट करनी पड़ेगी। ठीक, जय सिंह इस वंश का सर्वाधिक प्रतापी राजा, इस वंश का सर्वाधिक प्रतापी राजा। मतलब सबसे योग्य राजा था, सबसे ज़्यादा साम्राज्य विस्तार करने वाला, सबसे ज़्यादा युद्ध जीतने वाला राजा था जय सिंह। नेक्स्ट पॉइंट, इसने जैन आचार्य हेमचंद को संरक्षण दिया। इसने जैन आचार्य हेमचंद को संरक्षण दिया। जैन आचार्य हेमचंद को संरक्षण दिया। ठीक, अगले राजा का नाम लिखिएगा। अगले महत्वपूर्ण राजा थे मूलराज द्वितीय। मूलराज द्वितीय, हाँ हाँ, सब जैन धर्म को मानने वाले राजा थे। हाँ, हिंदू के अंदर ही कैटेगरी कह सकते हैं आप, बौद्ध, जैन, और जो बौद्ध जैन को नहीं मानते वो वाले भी हिंदू हैं। असल में हिंदू एक बड़ी कम्युनिटी है, उसके अंदर बौद्ध, जैन और कई बार सिखों को भी हिंदू के अंदर ही मान लिया जाता है। लेकिन जब भारत में आप ये करेंगे कौन कौन से माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं, उसके अंदर आप इन सभी को अलग कर देते हो। जैसे कि कौन कौन से माइनॉरिटी अल्पसंख्यक हैं, तो हिंदू को छोड़ के बाकी सभी को अल्पसंख्यक मान लिया जाता है। हाँ, बौद्ध, जैन, पारसी, मुस्लिम, सिख और ईसाई, इन सभी को
अल्पसंख्यक मान लिया जाता है। और अगर एक बड़ी कम्युनिटी के हिसाब से देखा जाए, समुदाय के हिसाब से देखा जाए, तो हिंदू के अंदर ही आपको बौद्ध, जैन और सिखों को भी हिंदू के अंदर रखा जाता है। ठीक है, हिंदू, मुस्लिम और सिख, ये 3 विशेष रूप से अलग अलग धर्म हो गए। हिंदू के अंदर बौद्ध, जैन और आपके सिख, ये तीनों को हिंदू के अंदर रखा जाता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा इसमें मूलराज द्वितीय के बारे में। इसने मोहम्मद गौरी को, ये सभी विदेशी आक्रमणकारी या मुस्लिम आक्रमणकारी हैं जो कि पश्चिम से आक्रमण कर रहे हैं बार बार। इसने मोहम्मद गौरी को माउंट आबू के पास पराजित किया। इसने मोहम्मद गौरी को माउंट आबू के पास पराजित किया। नेक्स्ट पॉइंट, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ये सारे नाम आप हिस्ट्री में आगे पढ़ने वाले हो, ठीक है, मिडाइवल हिस्ट्री में या मध्यकालीन भारत में ये सब नाम आपको वापस मिलेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे पराजित करके इस वंश पर अधिकार किया, इस क्षेत्र पर अधिकार किया। इसे पराजित करके इस क्षेत्र पर अधिकार किया। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इसके शासनकाल में मोढेरा का सूर्य मंदिर, इसके शासनकाल में मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात में ही है। इसके शासनकाल में मोढेरा का सूर्य मंदिर बनवाया गया। जितने महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, असल में ये राजा खुद नहीं बनवाते थे, इनके सामंत हो गए, सेनापति हो गए या किसी को नियुक्त कर दिया, वो लोग बनवाते थे। लेकिन अल्टीमेटली जो एग्जाम में पूछा जाता है उस राजा का नाम पूछा जाता है, किसके शासनकाल में ये चीज़ बनवाया गया था। ठीक है, तो पहला था आपका सोलंकी वंश। सोलंकी वंश के बारे में इतनी महत्वपूर्ण चीज़ें थी। नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा गढ़वाल वंश। हाँ, स्पेलिंग में किसी किसी किताब में आपको ये सिर्फ गढ़वाल वंश भी मिल सकता है, ह हटा देगा वहाँ से। गढ़वाल वंश या गढ़वाल वंश, जो भी आपको ठीक लगे लिख लीजिएगा। गढ़वाल वंश ये भी राजपूतों के ही एक ब्रांच थी। ठीक, इसमें लिखिएगा सबसे पहला पॉइंट, इस वंश के संस्थापक चंद्रदेव थे। इस वंश के संस्थापक चंद्रदेव थे। इनकी राजधानी, नेक्स्ट पॉइंट है, इनकी राजधानी कन्नौज, इनकी राजधानी कन्नौज में थी, या इनकी राजधानी कन्नौज थी। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इस वंश का
सबसे प्रसिद्ध शासक, इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक जयचंद। इसकी स्टोरी भी हमको आगे पढ़नी है। इस वंश का महत्वपूर्ण शासक या प्रसिद्ध शासक जयचंद हुआ। इस वंश का प्रसिद्ध शासक जयचंद हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, इसकी पुत्री किसके साथ विवाह हुआ था इसका? संयोगिता का विवाह। हाँ, उसी टाइम गौरी के टाइम आक्रमण हुआ है, पर इसका विवाह किसके साथ हुआ था? इसके गौरी के ना अपोजिट पार्टी वाले कोई है, दुश्मन के साथ। हाँ यार, चौहान है सर, पृथ्वीराज चौहान। लिखिएगा, इसकी पुत्री संयोगिता का विवाह, इसकी पुत्री संयोगिता का विवाह पृथ्वीराज चौहान के साथ हुआ। इसकी पुत्री संयोगिता का विवाह पृथ्वीराज चौहान के साथ हुआ। ठीक है, ये पूरी स्टोरी है जिसको हम आगे देखेंगे कि कैसे जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच में लड़ाई होती है, और यहीं पे आपका पृथ्वीराज चौहान का भी एंट्री होता है। वो अपना पर्सनल मैटर सॉल्व करने के लिए, जो जयचंद की पुत्री होती है संयोगिता, उसके साथ उसका अफेयर रहता है, और उसको पाने के लिए वो क्या करता है, उसको भगा करके ले जाता है, और बाद में जो मोहम्मद गोरी था वो जयचंद को हरा देता है। ठीक है, फ्रेंडशिप कर लेते हैं जयचंद के साथ मोहम्मद गोरी, तब हाँ सॉरी, पृथ्वीराज चौहान को हराने के लिए जयचंद और मोहम्मद गोरी साथ में मिल करके फिर उसके ऊपर पृथ्वीराज चौहान के ऊपर आक्रमण करते हैं। ठीक, और पृथ्वीराज चौहान को लास्ट में हरा देते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रसिद्ध शासक थे गढ़वाल वंश के, सबसे इंपॉर्टेंट शासक कह सकते हैं जयचंद। ठीक, इसके बाद में तीसरा राजपूत वंश लिखिएगा, दिल्ली के चौहान वंश। दिल्ली के चौहान वंश, चौहान या चौहान, बान का अणा भी लिख सकते हैं, चौहान या चौहान वंश। दिल्ली के चौहान वंश। लिखिएगा, इस वंश के संस्थापक, इस वंश के संस्थापक वासुदेव थे। इस वंश के संस्थापक वासुदेव थे। इस वंश के संस्थापक वासुदेव थे। इनकी राजधानी अजमेर थी। इनकी राजधानी अजमेर थी। इनकी राजधानी अजमेर थी। और एक राजा है जिसके नाम पे अजमेर शहर बसा हुआ है। उस राजा का अस्तित्व बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, पर क्योंकि अजमेर शहर का संस्थापक एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए यहीं पे उसको नोट कर लीजिएगा। इस वंश के शासक अजय राज ने, इस वंश के शासक अजय राज ने अजमेर नगर बसाया। इस वंश के शासक अजय राज ने अजमेर शहर बसाया। इसके अलावा इनका कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है, मतलब
स्टडी के हिसाब से, एग्जाम के हिसाब से अजय राज का और कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाता, सिर्फ ये पूछा जाता है कि अजमेर किसने बसाया था या किस वंश के द्वारा स्थापित किया गया था। तो चौहान वंश में भी अजय राज नामक शासक के द्वारा। ठीक है, इसके बाद जो महत्वपूर्ण राजा हुए हैं इनके बारे में एक एक पॉइंट देखते चलते हैं। सबसे पहला नाम लिखिएगा, सबसे पहला नाम है इसमें अर्णोराज। हाँ, चौहान वंश में ही अर्णोराज। अजमेर तो राजस्थान है। हाँ, और दिल्ली के चौहान वंश। मैंने बताया ना कि उस टाइम पे बाउंड्री वैसी नहीं थी जैसा आज अभी देखते हो। अभी जैसा हम बाउंड्री देखते हैं वैसी बाउंड्री नहीं थी। ये बाउंड्री जो है वो 2-2.5 हजार साल के दौरान विकसित हुई है। सोचो ना, हड़प्पा सभ्यता में बाउंड्री अलग थी, मौर्यन के टाइम पे बाउंड्री अलग थी, गुप्तों के टाइम बाउंड्री अलग थी, फिर जो राजपूत आए वो उनके टाइम में बाउंड्री अलग थी। आप हमेशा क्या सोचते हो कि इंडियन मैप जो आप पढ़ते हो मतलब राजस्थान, मतलब जो मैप आपको याद है, दिल्ली मतलब जो मैप आपको याद है, आप उसी से कंपेयर करते हो। वैसा कंपेरिजन मत करो। हिस्ट्री पढ़ते टाइम आपको ये बाउंड्री छोड़ देना है। ठीक है, उसके बाद जब आप देखोगे तो जो वंश यहाँ पे आपको दिखाई देंगे, तो जैसे कि यहाँ पे गुर्जर प्रतिहार है, हम पढ़ रहे हैं कि गुजरात में थे, पर गुजरात में वास्तव में पूरा शासन नहीं था इनका, गुजरात के बाहर भी शासन था। जैसे कि कुछ हिस्सा राजस्थान का जाएगा, कुछ हिस्सा उनका मध्य प्रदेश वाला आ जाएगा। इस तरीके से उनकी बाउंड्री अलग थी। वर्तमान में जो बाउंड्री बनाई गई है वो सरकार के हिसाब से बनाई गई है। उस टाइम पे बाउंड्री क्या होती थी, उस टाइम पे बाउंड्री डिसाइड होता था कुछ भी नेचुरल जो बाउंड्री है, जैसे कि रिवर हो गया, फॉरेस्ट हो गया, ठीक है, कोई खाई हो गई, कोई नदी हो गया, उसके हिसाब से बाउंड्री डिसाइड करते थे। लेकिन अभी बाउंड्री सरकार के हिसाब से अलग तरीके से डिसाइड की गई होगी। ज़्यादातर बाउंड्री जो है वो अब लैंग्वेज के हिसाब से डिसाइडेड है कि इस लैंग्वेज को बोलने वाले मेजॉरिटी पॉपुलेशन किस एरिया में रहते हैं, उसके हिसाब से उन्होंने बाउंड्री डिसाइड किया हुआ है। ठीक है, उस टाइम पे नेचुरल बाउंड्री ज़्यादा फेमस हुआ करती थी। कोई नदी है, कोई झरना है, कोई झील है, उसके हिसाब से वो अपनी बाउंड्री तय करते थे। कोई फॉरेस्ट है उसके हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये सोच के कंफ्यूज मत हो कि ये वर्तमान राजस्थान में दिखा रहा है और ये दिल्ली तक शासन था करके। ठीक है, अर्णोराज इसमें लिखिएगा। इस वंश का सर्वाधिक विस्तार इसी के काल में हुआ। इसी के काल में हुआ। इसी के काल में हुआ। नेक्स्ट अगले राजा हैं विग्रहराज। विग्रहराज इस वंश के अगले महत्वपूर्ण राजा हैं विग्रहराज। और विग्रहराज भी कई हुए हैं इसमें। ये विग्रहराज जो चौथे क्रम के थे, तो चाहे तो यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। वैसे बाकी के 3 इंपॉर्टेंट है ही नहीं, इसलिए चाहे विग्रहराज लिखिए चाहे विग्रहराज चतुर्थ लिख लिए, दोनों एक ही मतलब है। विग्रहराज चतुर्थ, इनके बारे में पहला पॉइंट लिखिएगा। इन्होंने अजमेर में संस्कृत कॉलेज का निर्माण करवाया। इन्होंने अजमेर में संस्कृत कॉलेज का निर्माण करवाया। इन्होंने अजमेर में संस्कृत कॉलेज का निर्माण करवाया, जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने नष्ट करके कुतुबुद्दीन ऐबक ने नष्ट करके ढाई दिन का झोपड़ा बनवाया।
2.5 दिन का झोपड़ा। ये असल में एक छोटा सा कह सकते हैं कि रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी बनाया जिसको कि 2.5 दिन में ही कंस्ट्रक्ट कर लिया गया, इसीलिए इसको 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। किसी के भी लिए, कोई भी जो उस मतलब जो मुस्लिम सूफी संत होते थे उनके रहने के लिए, या कोई भी व्यक्ति जो वहाँ से गुजर रहा हो उनके आराम के लिए 2.5 दिन का झोपड़ा। हाँ, अभी भी है वो खंडहर को अभी भी जानते हैं कि 2.5 दिन का झोपड़ा के नाम से वो मतलब टूरिस्ट स्पॉट है कह सकते हैं। ठीक है, नष्ट, हाँ जैसा भी था, मतलब मुस्लिम आक्रमणकारियों में कई सारी ऐसे आक्रमणकारी हैं जिन्होंने कुछ नए चीज़ें बनवाए और बाकियों ने कुछ पुरानी प्रॉपर्टी को ढा दिया, कुछ ने उनको रिकंस्ट्रक्ट करवा के उसके स्थान पर कुछ नया बनवाया। तो हिस्ट्री में कई सारी स्टोरी मिलती हैं आपको अलग अलग किताबों में। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा इसमें, इनके दरबारी कवि सोमदेव, इनके दरबारी कवि सोमदेव ब्रैकेट में इनकी 1-2 रचनाओं का नाम लिख लीजिएगा। एक रचना है कथा सरित सागर, कथा सरित सागर, कॉमा ललित विग्रह राज, ललित विग्रह राज, इनके दरबारी कवि सोमदेव, ब्रैकेट में ये दोनों नाम कथा सरित सागर और ललित विग्रह राज, इनके दरबारी कवि सोमदेव लास्ट में थे, इनके दरबारी कवि सोमदेव थे। ठीक है, इसमें से कथा सरित सागर महत्वपूर्ण है, पूछा गया है। कथा सरित सागर किसकी रचना है? सोमदेव की रचना है। ठीक, और जो सबसे महत्वपूर्ण राजा हुए हैं जिनको आप स्किप नहीं कर सकते, जिनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है इस वंश को पढ़ते हुए, चौहान वंश में आपके पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान जनरली अगर पूछा जाए एग्जाम में पृथ्वीराज प्रथम, द्वितीय, तृतीय, तो ये पृथ्वीराज चौहान 3rd क्रम के थे इस वंश में। पृथ्वीराज चौहान तृतीय। पृथ्वीराज चौहान तृतीय। ठीक है, अब याद रखिएगा ये जो समय चल रहा है लगभग 800 से लेकर के 1200 तक का समय चल रहा है। इस बीच मुस्लिम आक्रमणों का एक पूरा सीक्वेंस हमको देखने को मिलता है। मोहम्मद, गजनी, गौरी ये सब पश्चिम की तरफ से आक्रमण करने लगे थे। और भारत में सबसे बड़ी समस्या क्या थी? जो राजपूत वंश थे ये पश्चिम की तरफ फैले तो हुए थे, लेकिन ये पश्चिम की तरफ खुद को प्रोटेक्ट कर पाने में असफल साबित हो रहे थे। क्यों? क्योंकि राजपूत वैसे तो बड़े मजबूत इच्छा शक्ति वाले लोग होते हैं, लेकिन इनमें इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट इतना ज़्यादा था, आपसी मतभेद इतना ज़्यादा था कि सपोज इस ए व्यक्ति के ऊपर या ए साम्राज्य के ऊपर आक्रमण हो रहा है तो ये पीछे बैठा बी साम्राज्य वाला इसको सपोर्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इनके बीच आपसी मतभेद हैं। ठीक है, इसी वजह से भारत में अगर देखा गया है कि जो विदेशी आक्रमणकारी सफल हुए हैं वो इसी एक रीजन की वजह से सफल हुए हैं कि ए के ऊपर अगर आक्रमण हो रहा है तो बी उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, इसीलिए भारत में विदेशी आक्रमणकारी सफल होते गए और दिल्ली और बाकी आगे चल करके पूरे बंगाल तक इनका आक्रमण होता गया, सफल होते गए। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान के बारे में लिखिएगा। इसने दिल्ली को राजधानी बनाया। इसने दिल्ली को राजधानी बनाया। इसने दिल्ली को राजधानी बनाया। नेक्स्ट पॉइंट, इसे राय पिथौरा के नाम से भी जानते हैं। इसे राय पिथौरा भी कहा जाता है, एक उपाधि थी कह सकते हैं। इसे राय पिथौरा भी कहा जाता है।
इसे राय पिथौरा भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इसने कन्नौज की राजकुमारी संयोगिता, किसकी पुत्री थी संयोगिता? जयचंद की पुत्री थी। ठीक है, जयचंद की पुत्री थी संयोगिता। इसने कन्नौज की राजकुमारी संयोगिता से प्रेम विवाह किया। इसने कन्नौज की राजकुमारी संयोगिता से प्रेम विवाह किया। जिससे नाराज होकर जयचंद ने मोहम्मद गोरी के साथ मिलकर पृथ्वीराज पर आक्रमण किया। और ऐसा कहते हैं कि पृथ्वीराज लगभग जीतने वाले थे, पर उनके युद्ध में एक तीर उनके आंख में लग गया था, जिसकी वजह से वो लगभग देख नहीं पा रहे थे युद्ध में क्या हो रहा है। और उसके बाद में पृथ्वीराज को बंदी बना लिया गया, मोहम्मद गोरी के दरबार में पेश किया गया। और ऐसा स्टोरी है कि उसके बाद में पृथ्वीराज के एक दरबारी थे जो कि उस सभा में भी मौजूद थे। उन्होंने एक दोहा बोल करके डायरेक्शन बताया कि किधर मोहम्मद गोरी बैठा हुआ है, और मोहम्मद गोरी ने बिना मतलब देखे, मतलब आंखों पे तो पट्टी बंधी हुई थी क्योंकि उनके आंख में चोट लग गई थी, तो उन्होंने बिना देखे हुए सिर्फ साउंड के हिसाब से एक तीर चलाया जो कि मोहम्मद गोरी को लग गया था। ऐसा एक स्टोरी मिलता है पृथ्वीराज के बारे में। वैसे कई बार किसी राजा के बारे में बढ़ा चढ़ाकर भी उसके हिस्टोरियंस, जो इतिहासकार है, जो उसके दरबारी कवि थे, जो उनसे सैलरी लेते हैं, वो उनके बारे में कई बार बहुत चीज़ें बढ़ा चढ़ाकर भी लिख देते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में एक महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि इन्होंने किसके साथ युद्ध किया था? जयचंद और प्लस कौन थे? मोहम्मद गौरी। कौन? हाँ, पृथ्वीराज यहाँ पे खत्म हो गए, इनके बीच में युद्ध हुआ था। हाँ, पृथ्वीराज की डेथ हो गई थी वहाँ पे। अब ये इनका जो तीर है वो पृथ्वीराज का तीर मोहम्मद गोरी को लगा, उसके बाद में इनकी मृत्यु हुई, या सिर्फ ये मृत्यु तो नहीं हुई होगी, ये घायल हुए, क्या हुए, पर उसके बाद में तो इनको छोड़ेंगे नहीं, उनको तो निपटाएंगे ही। ठीक है, तो पृथ्वीराज को वहाँ पे मार दिया गया। ठीक है, तो इस वंश के जो सबसे महत्वपूर्ण शासक थे पृथ्वीराज तृतीय। ये जो सीक्वेंस है ना, खास करके इस राजा विशेष के बारे में ये याद रखिएगा। एग्जाम में आपको मान लो दे दिया मोहम्मद गोरी का युद्ध किसके साथ हुआ था? पृथ्वीराज प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। तो अब तो सबका नाम पृथ्वीराज दे दिया है। अब आपको सीक्वेंस या मतलब ये याद रखना पड़ेगा कि ये किस क्रम के पृथ्वीराज थे। तो पृथ्वीराज थर्ड थे। ठीक है, अच्छा, पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी के बीच जो युद्ध हुए थे उनको भी यहीं पे नोट करके ऐड कर लो। ये हालांकि हम मोहम्मद गोरी को पढ़ते समय इसमें ठीक से लिखेंगे, पर यहाँ पे सिर्फ आप उसका रेफरेंस एक मेंशन कर लो कि ये चीज़ हमको आगे पढ़ना है। और पर्सनल प्रिपरेशन के दौरान आपने ये युद्ध का नाम जरूर पढ़ा होगा, तराइन का युद्ध, है ना। ये युद्ध बड़ा फेमस है। तराइन के 2 युद्ध हुए हैं, तराइन प्रथम और तराइन द्वितीय। ठीक है, इनको यहाँ पे मेंशन कर लो, नोट करके लिखिएगा। मोहम्मद पृथ्वीराज चौहान और गोरी के मध्य पृथ्वीराज चौहान और गोरी के मध्य 2 युद्ध लड़े गए। पहला लिखिएगा तराइन प्रथम।
तराइन प्रथम। इसमें चौहान की विजय हुई। तराइन प्रथम, इसमें चौहान की विजय हुई। तराइन प्रथम जो है 1191 में है। तराइन प्रथम 1191 और इसके जस्ट एक साल बाद 1192 तराइन सेकंड। इसमें चौहान की विजय हुई और सेकंड लिखिएगा तराइन द्वितीय, तराइन का द्वितीय युद्ध, तराइन द्वितीय 1192। इसमें मोहम्मद गोरी की विजय हुई। इसमें मोहम्मद गोरी की विजय हुई। ठीक है, मोहम्मद गोरी की विजय हुई। और हाँ, दिल्ली के आसपास के एरिया को, तराई वाले क्षेत्र को ही तराइन बोला जा रहा है, मतलब जो नदी के आसपास का एरिया है उसी को कहा जा रहा है तराइन। तराइन का प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, चौहान की मृत्यु के बाद उसका पुत्र, चौहान की मृत्यु के बाद उसका पुत्र गोविंद, उसका पुत्र गोविंद उसका पुत्र गोविंद अजमेर का शासक बना। अजमेर का शासक बना। जिसने गौरी की अधीनता स्वीकार कर ली। जिसने गौरी की अधीनता स्वीकार कर ली। और एक मिसलिनियस पॉइंट है जो यहाँ पे आप नोट करके लास्ट लिखिएगा। एक शिलालेख है जिसमें कि चौहान वंश की पूरी वंशावली मिलती है, इसके बारे में पूछा गया है। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट या लास्ट पॉइंट, बिजौलिया शिलालेख में, बिजौलिया शिलालेख में, बिजौलिया शिलालेख में चौहान वंश की पूरी वंशावली मिलती है। बिजौलिया शिलालेख में चौहान वंश की पूरी वंशावली मिलती है। ठीक है, चौहान वंश के बारे में क्या क्या बातें इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले तो इसके संस्थापक, उसके बाद में पृथ्वीराज चौहान, और उसके बाद में ये बिजौलिया शिलालेख और तराइन के ये दोनों युद्ध, ये 4-5 बिंदु बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवीजन करते टाइम आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें आपको ज़्यादा प्रायोरिटी के साथ पढ़नी है। पूरी हिस्ट्री आप कभी भी लास्ट टाइम पे रिवाइज ना तो कर पाएंगे, ना तो सब कुछ याद रह पाएगा। तो अच्छा यही है कि पहले से आप मार्क करके रखें कि क्या क्या चीज़ें आपको लास्ट टाइम में, फाइनल रिवीजन के टाइम में पिन पॉइंट याद रखना है। ठीक है, चलिए आज के लिए अपन इतना रखते हैं और बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, थैंक यू।